हेलो बच्चों। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी आती इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बोर्ड में मैं बात करूं तो मैं इसको कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। नीट की बात करो क्वेश्चन आएगा, जेई एडवांस की बात करो तो भी क्वेश्चन आता है, और बोर्ड में भी आता है यहाँ से। ओके, बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आसान भाषा में ऐसे समझा सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। जैसे मेरे पास ये बुक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन है, तो ये इससे एक तो होता है पास करना, क्रॉस करना, मतलब इससे आर पार ऐसे निकल जाए, और एक होता है ग्रेजिंग करना, स्लाइड करना, यानी आई और इसके ऊपर से ऐसे निकल गई। तो हमें फ्लक्स कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जाएंगी। जितनी ज्यादा लाइन इसको क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा हमें फ्लक्स मिलेगा। इट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये किसको बताता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, किसी गिवन एरिया में कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ओके, उसको बताता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट टोटल number of electric line of forces crossing the surface. It is the property of electric field. इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म तभी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे नहीं कि फ्लक्स फ्लक्स से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स आता है, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखो मैंने ये एक, जैसे मैंने इस बुक का डायग्राम बनाऊंगा तो ये बुक ऐसे रखी है, मैं उसका डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। अगर अगर ये बुक इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे बोर्ड पे मैं ऐसे नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूंगा, क्रॉस को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर, ओके। तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, समझना बात को। और ये एक एरिया है, और ये वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन का मतलब समझ लो, इधर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये होती जेड एक्सिस। तो जो हम ऐसे बना देते हैं, तो वाई जेड का मतलब ये होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यानी ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये ऐसे रखा है ऐसे। तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा, इस एरिया को ऐसे रखूंगा, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी वो टोटली इसको क्या कर जाएंगी? क्रॉस। लेकिन मैं इसको ऐसे रखता हूं, थोड़ा टिल्ट करके रखूंगा, ऐसे ऐसे रखूंगा, तो कुछ फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेंगी, कुछ क्रॉस कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी मैक्सिमम कब क्रॉस करेंगे? जब ये वाई जेड प्लेन में होगा। लेकिन अगर मैं कुछ एंगल से ऐसे रख देता हूं, तो ये कुछ लाइन इसको क्रॉस नहीं करेंगी। तो कितनी लाइन इसको क्रॉस करेंगी, उस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये था वाई जेड प्लेन, मैंने इसको टिल्ट करके ऐसे रख दिया। तो ये है एरिया, सरफेस एरिया, ऐसे कुछ एंगल से रख दिया इसको। और देखो यहाँ पे एक चीज, नई चीज आती है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, इनवर्ड से नहीं होगा। जैसे मैं कहूं इसका इधर, इसका इधर, इसका इस साइड, और
इस सरफेस का नीचे की। तो ये जब बुक ऐसे थी तो इसका ये YZ प्लेन में थी तो इसका एरिया वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस। अब ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गई तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर टिल्ट होगा। ये ई वेक्टर और ये सरफेस एरिया एस वेक्टर, और कितने डिग्री एंगल बनाया, थीटा। ये है सरफेस एरिया। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को मैं यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक। अगर मैं इससे कहूं इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, मैं फाई इज इक्वल टू लिखूंगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds है एरिया, एलिमेंट ऑफ एरिया। देखो ई है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds है एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन, एक छोटे से एलिमेंट का हमने फ्लक्स निकाला है, पूरे का निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, मैथ की लैंग्वेज में इंटीग्रेशन का मतलब था जोड़ना। छोटे से एलिमेंट का हमने फ्लक्स निकाला, पूरे का चाहिए तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस सरफेस एरिया से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट को हटाते हैं तो मैं इसको ऐसे इंटीग्रेशन ई ds कोस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा है बेटा एंगल बिटवीन एस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जब भी किसी सरफेस एरिया को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी क्रॉस होंगी, तो वो आ जाएगी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी। देखो बेटा ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलता है s, dx का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w, d थीटा का इंटीग्रेशन, ये 11th में पढ़ा देते हैं। ds का मतलब छोटा एरिया, s का मतलब कंप्लीट एरिया, dx छोटी लेंथ, x कंप्लीट लेंथ, dw छोटा वर्क डन और w कंप्लीट वर्क डन, और d थीटा छोटा एंगल, थीटा कंप्लीट एंगल। तो हमें आपको पता होना चाहिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे s सरफेस एरिया होगा। आगे मैं बात करूंगा स्पेरिकल सरफेस, तो स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ओके, जैसी सरफेस होगी उसका टोटल सरफेस एरिया लिख देते। ओके, तो पहले हमें इसमें क्या क्या होना चाहिए, पहले हमें पूछना था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस inside an electric field represent total number of electric lines of the force crossing the surface। क्रॉस करके जानी चाहिए। ओके, कितनी, अगर किसी सरफेस एरिया को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पे रखता हूं उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो उसका ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ds है एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया, और थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मैं आपको एक नई चीज बताना चाह रहा हूं,
तो ये एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ of area vector always perpendicular to the surface and outward। अभी ये बात समझ में नहीं आए आपको? अभी मैं क्लियर करूंगा इस चीज को। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग ये बुक है, ये वाई एक्स प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर पर, ये सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग टू जेड एक्सिस। यहां पे बच्चा मार खाता है। अगर मैं कहूं ये एरिया वाई जेड प्लेन में, वाई जेड बोला है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग टू एक्स एक्स। अगर जेड एक्स में है तो इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग टू वाई एक्स। तो मैं यहां एक टेबल बना देता हूं ताकि आपको पता हो जाए। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, हटा देते हैं। प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस और ए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। प्लेन एक्स वाई, अगर कोई सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी अलोंग टू जेड एक्सिस। अगर कोई वाई जेड प्लेन में है अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस। और जेड एक्स प्लेन में अलोंग आई एक्स, अलोंग टू, ये होगी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका यूज हम करेंगे। ओके, जेड एक्सिस को क्या लिख सकते हैं? के कैप, एक्स एक्सिस को आई कैप और वाई एक्सिस को जे कैप। ओके, आगे देखो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी मैक्सिमम। ये सेम ये चीज है, ये एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा पेन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरिया वेक्टर को। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैंने कहा इफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैंने ये रख दी एक सरफेस एरिया, ये है वाई जेड प्लेन में। अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये एस वेक्टर, ये ई वेक्टर। ये वाई जेड प्लेन में, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो अभी बताया था ये वाई जेड प्लेन में होगा एरिया वेक्टर इधर होगा अलोंग टू एक्स एक्स। यही चीज है यहाँ पे। अब ई वेक्टर एस वेक्टर में थीटा कितना है? 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस कोस थीटा, ई कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डी एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्या आ जाएगा? ई
ds, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, es, ये क्या होगा, मैक्सिमम। cos 0 की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस ग्रेजिंग, देन ये है, अब ये जो एरिया वेक्टर है ये है एक्स वाई प्लेन में, ये है एक्स वाई प्लेन, और इसके ऊपर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, इसको स्लाइड कर रहा है, स्लाइड होके जा रहा है, ये स्लाइड होके जा रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा एस वेक्टर इज इक्वल टू होगा एस के कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ई आई कैप। आई और के में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा, फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स आ जाएगा 0 मिनिमम, यही पॉइंट है, क्रेज कर रहा है। ओके, ऐसे इसके ऊपर से चल रहा है, ऐसे क्रॉस का मतलब ऐसे आर पार, जैसे हम जब किसी कमरे में एंटर करते हैं तो हम उस गेट को क्रॉस करके आते हैं, हम जब किसी दीवार के सहारे चलते हैं तो वो ग्रेजिंग है, तो फ्लक्स हमें मिलता है उसको क्रॉस करके जाने से। चाय हम जब छलनी से चालते हैं तो चाय उसको क्रॉस करके नीचे जाती है, तब फ्लक्स मिलेगा। ओके, तो जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स मिलेगा मैक्सिमम, और जब पैरेलल होगा तो क्या मिलेगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। ओके, इफ द सरफेस, ये देखो, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन, यानी ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन अपॉन। What is the flux of this field through a square 10 centimeter on a side whose plane, कौन से प्लेन में, पर YZ प्लेन में, एक स्क्वायर है जो किसमें, YZ प्लेन, YZ का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे रखा है, तो ये मैंने बना दिया उसका YZ प्लेन, ये YZ प्लेन, तो ये ऐसे रखा बेटा, एरिया वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर एस, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, थीटा कितना होगा 0, वो 0, वो 0 कितना होता है 1। अब क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा ना स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया एस इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा 10 इंटू 10⁻⁻², और 10 इंटू 10⁻², क्या आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4, क्या आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, क्या आएगा सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा 3 इंटू 10⁻3, तो फ्लक्स आ जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ई एस कोस 0, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3, एस की वैल्यू है 10⁻², क्या आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻⁻1, क्या जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अभी मैं इसकी यूनिट और डायमेंशन वो अभी बताऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। इस केस में ये कह रहा है
अब इस केस में ये जो स्क्वायर ऐसे है, थोड़ा टिल्ट कर दिया इसको, तो इसका पहले ये ऐसे रखा था तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया तो ऐसे घूमगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री, ये थीटा दे दिया 60। कोई सेम क्वेश्चन है तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई एस कोस, बचा कहता डीएस, डीएस छोटा एलिमेंट होता है, एस कंप्लीट एलिमेंट होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एस लिख दिया। ई की वैल्यू है 3 × 10⁻3, वो वहाँ से लिखी है। एस की वैल्यू अब मैंने निकाली है 10⁻⁻2, और cos 60 क्या आ जाएगा हाफ। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻, यहाँ पे सॉरी प्लस में आएगा, ये आएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट की मैं बात करूं बेटा, इसकी यूनिट की बात करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ध्यान दीजिए इधर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की क्या होती है कूलम, आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और मीटर इस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर माइनस, ऐसे भी लिखा जाए। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझ के याद करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आगे की बातें, कूलम्ब नहीं गोस लॉ, वहां से चैप्टर और अब चैप्टर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जाए, गोस लॉ, फिर गोस लॉ की एप्लीकेशन, उसके बाद चैप्टर फिनिश। तो जो बच्चे वास्तव में बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो वीडियो देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं वीडियो देख के, और फिर कोई डाउट हो तो पूछें। और हाँ एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे, अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बोर्ड के सारे क्वेश्चन बोर्ड में। ओके, थैंक यू।